हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया अध्याय, एक नई सीरीज जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन साहब के सिद्धांत बहुत ही परेशान करने वाले लॉज हैं, बहुत ही गंदी गंदी एप्लीकेशंस, बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम, लेकिन हम बहुत ही स्मूथली और बहुत ही इजी वे में उन सभी लॉज को और उनकी एप्लीकेशंस को यहाँ पर समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा रेस्ट एंड मोशन के बारे में, काइनेमेटिक्स में हमने टोटली मोशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इट। जो चीजें हमने पढ़ी उन सब का कारण क्या था, कॉज क्या था, और उन सभी का कारण है फोर्स। देखिए, उसका इफेक्ट क्या हुआ वो हमने पढ़ लिया, फोर्स की वजह से क्या होता है वो हमने पढ़ लिया, सारी चीज हमने डिटेल में पढ़ ली। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स, कितने तरीके की होती है फोर्स, क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है, क्या उसके इफेक्ट है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे एनएलएम में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर एकदम। तो सबसे ही पहली चीज हम पढ़ेंगे यहां पर, वो पढ़ेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। सिस्टम और सराउंडिंग जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मार्कर मेरे पास है और मुझे इस मार्कर की स्टडी करनी है। मुझे इस मार्कर की स्टडी करने का क्या मतलब है, मुझे इसकी स्टेट जाननी है, रेस्ट में, मोशन में, एक्सेलरेट कर रहा है, किधर की तरफ मूव कर रहा है, किधर की तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है, सारी चीज जाननी है। तो मुझे क्या देखना होगा, इस पर लगने वाली फोर्सेस या ये किस पर फोर्स लगा रहा है वो देखना होगा। मुझे देखना होगा इस पर लगने वाली फोर्सेस। तो इस केस में ये मार्कर क्या हो गया, सिस्टम, और बाकी सारी दुनिया क्या हो गई, सराउंडिंग। और ध्यान रखना, सिस्टम वो चीज है जिसकी स्टडी हमें करनी है और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सराउंडिंग। और हमें मतलब होता है सिस्टम पर लगने वाली फोर्सेस से सिस्टम सराउंडिंग पर कितनी और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर एकदम। तो ध्यान रखना, सिस्टम वह चीज है जिसकी स्टडी हमें करनी है, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सराउंडिंग। हमें मतलब होना चाहिए सिस्टम पर लगने वाली फोर्सेस से सिस्टम सराउंडिंग पर किस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगा रहा है, हमें उससे क्या लेना देना। क्लियर है एकदम। अब वर्ड निकल के आया फोर्स। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? सोचो समझो बताओ मुझे कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, बोलो जल्दी। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? तो आपने सुना ही होगा ये वर्ड, बहुत बार सुना होगा ये वर्ड। तो फोर्स क्या है बेसिकली? एनी, बिल्कुल देसी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, एनी पुश और पुल, any push or pull which changes the state of a particle of a system is known as force. क्या बोला मैंने? Any push or pull which changes the state of a particle is known as force. क्लियर है? फोर्स किससे डिनोट करते हैं हम? फोर्स को किससे डिनोट करते हैं हम? एफ वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन साहब के सिद्धांत पर, सॉरी, न्यूटन साहब के नाम पर हमने रखा ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? न्यूटन। वेक्टर क्वांटिटी है। अब ध्यान रखिएगा, फोर्स के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं और तीनों हमें पढ़ने हैं। फोर्स के तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं और वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोर्स का मैग्नीट्यूड, देखिए वो तो है ही, फोर्स की डायरेक्शन, और बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए। क्यों? डायरेक्शन थी तो हमें पता चलेगा इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या बोला मैंने? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन में। तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने बताया फोर्स के, कौन कौन से? फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स की डायरेक्शन एंड फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक मार्कर है, इस तरीके से फिक्स है यहां से, लाइक दिस। मान लो मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊं तो इस तरह से ऐसे मूव कर गया, ठीक है एकदम। अब मैग्नीट्यूड तो जानना बहुत जरूरी है और डायरेक्शन से हमें ये पता चलेगा इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। बट मान लो अब मैं यही फोर्स यहां ना लगाने की बजाय यही फोर्स इसके बिल्कुल टॉप पर लगा दूं, तो देखिए ये घूमने की बजाय, सॉरी, ये आगे चलने की बजाय घूम जाएगा।
दैट मीन्स अगर आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब किस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, अगर आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया तो हो सकता है बॉडी चलने की बजाय, ट्रांसलेशनल मोशन की बजाय रोटेशनल मोशन में आ जाए। दैट मीन्स ध्यान रखना फोर्स के 3 मुख्य पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस लेक्चर में हम सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ेंगे, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बारे में हम डिटेल में कहाँ बात करने वाले हैं, डिटेल में कहाँ बात करेंगे हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में, रोटेशनल मोशन। क्लियर एकदम। नाउ अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देखिए वैसे तो 2 ही तरीके की फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्सेस। लेकिन जब आप और थोड़ा सा स्टडी करोगे तो और ब्रॉडली टाइप डिवाइड कर देते हैं। पहला टाइप वो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे 12th क्लास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, जो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोटली। और चौथा वो बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, अगेन वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, दिस एंड दैट, सो एंड सो, बहुत डिटेल में हम उनको पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एलएलएम में क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में? कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। अब भाई देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया? सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया। क्लियर है? सिस्टम सराउंडिंग हमें क्लियर हो गया। हमने फोर्स देख ली, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या है, टाइप देख ली फोर्सेस की। क्लियर है? और फोर्सेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो हमने देख लिया। अब इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, ये 2 वर्ड बहुत यूज होंगे, पहले हम उसको समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल फोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फोर्स? ये देखिए, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या है, मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए एक ब्लॉक रखा हुआ है, लेट्स से अलमीरा रखी हुई है, और जो है एक पर्सन है वो इस अलमीरा पर फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, लेट्स से F न्यूटन। क्लियर एकदम। तो एक्शन रिएक्शन आपको मालूम ही है, ऑल्दो मैंने भी पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि ये अलमीरा भी इस पर उतनी ही फोर्स लगाएगी आदमी पर अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर एकदम। अब देखिए, मान लो मुझे स्टडी करनी है अलमीरा की, तो मेरा सिस्टम क्या हो गया? ये रहा, ये मेरा सिस्टम हो गया। क्लियर एकदम, ये मेरा सिस्टम हो गया। अब मुझे सिस्टम पर लगने वाली फोर्सेस से मतलब होता है, या सिस्टम सराउंडिंग पर कितनी फोर्स लगा रही है उससे मतलब होता है। सिस्टम पर लगने वाली फोर्स मतलब मुझे सिर्फ मतलब इससे है। क्लियर एकदम। अब अगर मान लो लेट्स से सिस्टम 1, मान लो मुझे स्टडी करनी है ब्लॉक और दिस पर्सन की, तो सिस्टम ये हो गया, सिस्टम ये पूरा का पूरा हो गया। सेकेंड, तो अब मुझे मतलब इन दोनों फोर्सेस से है। तो ध्यान रखना, जिन फोर्सेस का रिएक्शन काउंट किया जाए उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। और जिन फोर्सेस का रिएक्शन काउंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। दैट मींस आप समझ गए, एक्सटर्नल और इंटरनल ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये सिस्टम और सराउंडिंग पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखो, अगर मान लो मैं फर्स्ट केस की बात करूं, मतलब सिस्टम खाली ये हो गया, तो उस केस में हम सिर्फ इस फोर्स पर फोकस कर रहे हैं, तो ये फोर्स उस केस में कैसी फोर्स हुई? एक्सटर्नल फोर्स। और अगर मान लीजिए हम सिस्टम ये ले रहे हैं दूसरे केस में, तो हमें इस फोर्स का रिएक्शन काउंट करना होगा, क्योंकि हमें मतलब इन दोनों फोर्सेस से होगा। तो उस केस में यही फोर्स कैसी फोर्स बन जाएगी? इंटरनल फोर्स। दैट मींस इंटरनल फोर्स वो फोर्स होती है जिसका रिएक्शन काउंट होता है, और एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होती है जिसका रिएक्शन काउंट नहीं होता। क्लियर है एकदम। फोर्स हमें समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ फोर्स हमें समझ में आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स हमें समझ में आ गया, सिस्टम और सराउंडिंग हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन साहब के दिए हुए 3 सिद्धांत। पहले हम तीनों लॉज को अच्छे से पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, फिर हम प्योरली उसकी एप्लीकेशंस, प्योरली न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट
फर्स्ट लॉ क्या कहा था न्यूटन साहब ने अपने पहले सिद्धांत में? क्या कहा था? देखिए, फिर पहले सिद्धांत की शुरुआत हुई कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगी हो तो। क्लियर है? पहले सिद्धांत की शुरुआत कहां से हुई कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगी हो तो क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगी हो। दैट मीन्स अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ आइदर रेस्ट or uniform motion until and unless it is expelled by some external force। ध्यान रखिए, एक्सटर्नल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसी को उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज। ये तो नेचुरल भी है यार, ये नेचुरल फिनोमेना है, हर बॉडी चेंज का ना अपोज ही करती है। क्लियर एकदम? सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज। और ये प्योरली मास का फंक्शन है, मास पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक फ्लोर पर एक ब्लॉक है, लेट्स से 5 kg 2 kg, उसको अगर आपको मूव कराना है, वो रेस्ट में, तो एक स्लाइट फोर्स से वो मूव हो जाएगा। आपने फोर्स लगाया हुआ, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई और वो मूव कर गया। वहीं अगर मान लो हाथी बैठा हुआ है बराबर में, लगाओ फोर्स और कराओ मूव, उसको नहीं होगा इतनी इजीली। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, उसकी एबिलिटी टू अपोज द चेंज बहुत ज्यादा है, टू रेजिस्ट द चेंज बहुत ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? तो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्सपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत इनफाइनाइट एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप एक बस में हैं और बस रेस्ट में है, आप खड़े हुए हैं और जो ड्राइवर है वो अचानक एक्सेलरेट कर दे बस को, अचानक एक्सेलरेशन में ले जाए बस को, तो आपको एक बैकवर्ड जर्क लगता है एकदम पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, लेकिन एकदम बस जिसमें आप हो वो आगे की तरफ झटके से मूव करती है, तो आपकी बॉडी क्या चाहेगी कि यार मैं रेस्ट में ही रहूं। दैट्स वाई एक बैकवर्ड जर्क आपको लगता है। वहीं अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से कार मूव कर रही है और आप आगे बैठे हुए हो और अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाए तो झटके से आप आगे जाकर के पड़ते हो। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी मूव कर रही है कार के साथ और जैसे ही ब्रेक लगे कार हुई स्टॉप, लेकिन आपकी बॉडी क्या चाहेगी कि यार मैं मूव ही करता रहूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम? क्लियर है? एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल हम देखते हैं, या आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर सकते हो। मान लो एक रस्सी है। क्लियर है? एक रस्सी है, उसको सीलिंग से कनेक्ट कर देता हूं और उससे एक ब्लॉक कनेक्ट कर देता हूं और उस ब्लॉक के नीचे से एक और रस्सी लगा देता हूं। अब मान लो मैं सेकंड रस्सी को झटके से खींचूं और धीरे धीरे खींचूं, तो कौन सी रस्सी टूटेगी कौन से केस में? तो ध्यान रखना, अगर आप सेकंड रस्सी को झटके से खींच देते हो, सिर्फ ये सेकंड रस्सी टूट जाएगी, फर्स्ट एज इट इज रह जाएगी। लेकिन अगर आप इसको स्लोली धीरे धीरे खींचते हो तो फर्स्ट वाली रस्सी टूट जाएगी, सेकंड वाली रस्सी रह जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने इसको झटके से खींचा तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया, एकदम झटके से खींच दिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये जो जर्क है ये आगे फॉरवर्ड नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप इसको स्लोली खींच रहे हो, दैट मीन्स इस रस्सी पर इसका तो वेट लग ही रहा है, साथ साथ धीरे धीरे अब आपका भी वेट, आपके भी फोर्स इंक्रीज हो रही है। सो किसी भी इंस्टेंट पर दिस विल ब्रेक। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर एकदम? और भी एग्जांपल है। मान लीजिए आप कार में मूव कर रहे हो स्ट्रेट रोड पर और एक टर्न आ गया, तो जैसे ही कार टर्न लेती है तो आपने फील किया होगा, आप जो अंदर बैठे हो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको बाहर की तरफ धकेल रहा है। उसी को बोलते हैं इनर्शिया।
लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बहुत जबरदस्त लॉ है, बहुत जबरदस्त लॉ है। तो पहला लॉ आपको समझ में आ गया, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। दूसरा लॉ क्या है भाई? दूसरा लॉ क्या है? देखिए, पहले लॉ की शुरुआत क्या हुई? अगर फोर्स ना लगी हुई हो। दूसरे लॉ की शुरुआत हुई क्वेश्चन से कि क्या होगा जब फोर्स लगेगी। फोर्स ना लगी हो, आपने बता दिया। अगर फोर्स लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगेगी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। क्या चेंज होता है? मोमेंटम। अरे ये कहां से आया? ये वर्ड कहां से आया? मोमेंटम। मोमेंटम आप सभी जानते हैं, पढ़ रखा होगा, P वेक्टर बराबर M इंटू वी वेक्टर, और यही क्या है? मोमेंटम। और दूसरा सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, F एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP बाय dt। यही क्या है? न्यूटन साहब का दूसरा सिद्धांत कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का, उस सिस्टम का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होता है। लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये मोमेंटम क्या है? खाली मास इनटू वेलोसिटी मुझे मत बताओ, फील कराओ कि क्या है ये, मतलब क्या है। देखिए, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या न्यूटन साहब ने कोरिलेट किया होगा चीजों को। मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक बाइसिकल खड़ी हुई है और मैं आपसे कह दूं कि यार आप इस बाइसिकल को थोड़ी दूर जाकर के पार्क कर दो, मतलब यहां से उठा करके वहां पर ले जाओ, तो आप इजीली उसको ले जा सकते हो फोर्स लगा करके। क्लियर है एकदम? और वही मान लो उसके बराबर में एक ट्रक खड़ा हुआ है और ट्रक की चाबी खो गई और मैं कह रहा हूं कि धक्का लगा करके अब इस ट्रक को वहां पर ले जाओ, तो क्या आप ले जाओगे? अगर मैं कहूं कि यार सेम वेलोसिटी से ही ले जा यार, जितनी वेलोसिटी से तू साइकिल लेके गया है, तो क्या आप ले जा सकते हो? नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज मास। मतलब फोर्स का लेना देना तो कुछ है मास से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत, आपने कहा सर बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मेरे तो बस की नहीं। वहीं अगर मान लीजिए एक बॉल है मेरे पास, लेट्स से 50 ग्राम बॉल है, मैं आपको आपकी तरफ थ्रो कर दूं और कहूं कि इसको कैच कर ले, मतलब इसको रोक ले, तो आप इजीली उसको कैच कर सकते हो, रोक सकते हो। और वहीं अगर मान लो मेरे पास एक गन है, उसमें बुलेट है और बुलेट का मास भी लगभग उतना ही है जितना बॉल का, और मैं आपकी तरफ शूट कर दूं और आपसे कहूं अब रोक, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों भाई? मास तो सेम है, सब वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। इस केस में बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी गन को बुलेट को रोकने के लिए। दैट मीन्स फोर्स का लेना देना वेलोसिटी से भी है। तो न्यूटन साहब ने सोचा कि इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ूंगा, अब मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ूंगा, और उन्होंने एक क्वांटिटी बना दी जिसका नाम दिया मोमेंटम, विच इज मास इनटू वेलोसिटी, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। और देखो जितने भी केसेस हैं उन सभी में क्या हो रहा है? मोमेंटम ही तो चेंज हो रहा है यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या कहा कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम विच इज dp बाय dt। और यहीं से ये एक लॉ, जबरदस्त लॉ बन गया कि F एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? dp बाय dt। F एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? dp बाय dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस जब जब ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में बदलाव आएगा, एंड the direction is of force, external force is along the direction of change in the momentum. The direction of external force is along the direction of change in the momentum. अभी और बात करेंगे इस पर। अच्छा एक बात बताइए, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, दैट मींस मैं लिख सकता हूं F एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू d बाय dt m इनटू v वेक्टर। और अगर मान लो मैं कह दूं m कांस्टेंट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालो, dv बाय dt, और dv बाय dt क्या बन गया? a। और बहुत ही जबरदस्त रिलेशन आपने पढ़ा होगा, F एक्सटर्नल वेक्टर बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। इसी की ही इनफाइनाइट एप्लीकेशन है, जिसमें से बहुत जबरदस्त धांसू एप्लीकेशन
हम यहाँ पर पढ़ेंगे एफ एक्सटर्नल बराबर एम इंटू ए वेक्टर। दिखने में ये बहुत ही छोटा सा रिलेशन सभी को मालूम है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त रिलेशन, और दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड व्हेन मास इज कांस्टेंट। इफ मास इज नॉट कांस्टेंट यू कैन नॉट यूज दिस रिलेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है। दैट मींस ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एफ एक्सटर्नल वेक्टर अपॉन में एम। ध्यान रखना बार बार मैं एफ एक्सटर्नल लिख रहा हूं। दैट मीन्स सारा खेल एक्सटर्नल फोर्सेस का होता है, इंटरनल फोर्सेस का नहीं। इंटरनल फोर्सेस से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, मूवमेंट किससे है? एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और चीजें और जनरलाइज होती रहेंगी चीजें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? एकदम बहुत जबरदस्त रिलेशन है। अच्छा एक बात बताओ भाई, हमने तो डिटेल में पढ़ा हुआ है वेक्टर, हम तो रिजॉल्व करना भी जानते हैं। मान लो कहीं पर एक फोर्स लग रही है, जरूरी थोड़ी है ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और फोर्स ऐसे लग जाए, और फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग जाए और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर जाए। जरूरी थोड़ी है यार, फोर्स तो किसी एंगल पे भी लग सकती है। अरे तो मैं रिजॉल्व कर सकता हूं। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है? हम इस रिलेशन को तीन अलग अलग एक्सिस के अलोंग भी पढ़ सकते हैं। दैट मीन्स fx will be equals to m into ax, fy will be equals to m into ay, and fz will be equals to m into az। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दैट मीन्स इस रिलेशन को मैंने तीन अलग अलग एक्सिस में पढ़ लिया, जो कि हम कर सकते हैं। हम किसी भी एक वेक्टर को वेक्टर रिजॉल्व करना तो आपको आता ही है, किसी भी एक वेक्टर को अलोंग द एक्सिस रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी जरूरी थोड़ी है हर बार तीन एक्सिस हो, क्या पता दो ही हो, और दो भी हो तो जरूरी थोड़ी है कि जिस फोर्स के अगर फोर्स लगी रही है तो ऑब्जेक्ट मूव कर ही रहा हो। ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मार्कर है इस तरीके से, इसको अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो देखिए नीचे की तरफ ये मूव करने लगेगा बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन इट। मान लीजिए मैं इसको अपने हाथ पे रख दूं, अब तो नहीं मूव कर रहा। अब क्या धरती माता ने इसको अपनी तरफ खींचना बंद कर दिया है? नहीं, वो अभी भी खींच रही है, लेकिन मेरा हाथ भी इस पर ऊपर की तरफ कोई एक फोर्स लगा रहा होगा, जिसकी वजह से नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गई और ये मूव नहीं कर रहा। इस बात को सुनना जरा, इस बात को समझना जरा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो एफ एक्सटर्नल बराबर एम इंटू ए वेक्टर। क्लियर है एकदम? हम ऐसा भी कर सकते हैं। और एफ एक्सटर्नल क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अगर फोर्सेस बैलेंस होंगी तो नेट फोर्स 0 भी हो सकता है, जिसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। सेकंड लॉ न्यूटन साहब का एकदम क्लियर है। इसी की ही हम बहुत जबरदस्त एप्लीकेशंस करने वाले हैं। तो इस रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए विद प्रॉपर डायरेक्शन। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रॉब्लम करेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर एकदम? नाउ अब हम बढ़ते हैं न्यूटन साहब के तीसरे सिद्धांत की ओर। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? ये सभी को पता है, सभी ने पढ़ रखा है। न्यूटन साहब का तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? न्यूटन साहब का तीसरा सिद्धांत कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि एक्शन रिएक्शन क्या है? बेसिकली पहले समझ लो, फोर्सेस ही हैं। अगर आप किसी एक बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हो तो बॉडी भी आप पर उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करती है। बेसिकली ये रिलेशन ये लॉ इतना जनरलाइज, इतना कैजुअल हो चुका है कि हर कोई टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट दिस इज टोटली इनकम्प्लीट। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। एंड एक्शन एंड रिएक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट द फोर्स।
अब कोई कहेगा सर पहले एक्शन हुआ रिएक्शन, नो, बोथ आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ। You cannot say which one is action and which one is reaction. For example, मान लीजिए मैं फ्लोर पर या किसी वॉल पर एक जोरदार मुक्का मारूं, हिट कर दूं, तो एकदम मेरे हाथ में झंझनाहट आएगी, दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स आपने दीवार पर लगाई उतनी ही फोर्स दीवार ने आप पर लगाई अपोजिट डायरेक्शन में। कोई ये कहेगा कि सर नेट फोर्स 0 हो गई, गलत, गलत, नेट फोर्स 0 नहीं हुई है। अरे नेट फोर्स 0 कैसे हो सकती है? दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं, इसलिए कंप्लीट स्टेटमेंट का पता होना बहुत जरूरी है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ए ने बी पर इधर की तरफ फोर्स लगाई तो बी ने ए पर इधर की तरफ फोर्स लगाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इज forces always occur in pair. You will never find a singly exist force. Forces always occur in pair. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Forces हमेशा पेयर में ही पाए जाते हैं। क्लियर एकदम? क्या तीनों लॉज एकदम क्लियर है? एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लो कि कोई आपसे कहे कि यार आप फ्लोर पर खड़े हो और जंप लगाओ, तो आप कैसे जंप करते हो? ऐसा थोड़ी है कि आप फ्लोर पे खड़े हो और नॉर्मली ऐसे उछल गए, नहीं। आप क्या करते हो? पहले नीचे की तरफ अपने पैरों से अर्थ को पुश करते हो और फिर जंप लगाते हो। ऐसा क्यों? देखिए, भले ही आपको उस टाइम पर, हर कोई ऐसा करता है, इवन एनिमल्स भी ऐसा करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उनको फिजिक्स मालूम है, लेकिन हाँ, फिजिक्स फील हो रही होती है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो कुछ फोर्स धरती माता पर, अर्थ पर एग्जर्ट करते हैं नीचे की तरफ, तो अर्थ भी उतनी ही फोर्स उन पर ऊपर की तरफ एक्सर्ट करेगी, तो एक एडिशनल बेनिफिट उनको मिल गया उछलने में, और वो ज़्यादा ऊंचा जंप लगा पाएंगे। क्लियर है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के। तो स्विमिंग एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, देन वॉकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर एकदम? मतलब इनफाइनाइट एग्जाम्पल, रॉकेट propulsion इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर एकदम? नाउ न्यूटन साहब के तीनों सिद्धांत क्लियर हैं, अच्छे से हमने पढ़ा। एप्लीकेशंस तो हम बहुत आगे तक करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस उनकी करेंगे। अब हमें पढ़ना है, देखिए मैंने जैसे ही पहले बता दिया था कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स यार आखिर है क्या। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए किसी एक सरफेस पर, लेट्स से एक सरफेस है, इस सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से। अब इस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल बॉटम मोस्ट सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स और सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। इस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल और सरफेस पर रखे हुए मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और लेट्स से उन सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स लेट्स से इस तरह से आ गया, और इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स को अब मान लो मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लूं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। क्या कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ रहा है? कॉन्टैक्ट फोर्स आपको समझ में आ गया? कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट, जब भी दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आती है, ध्यान से सुनिए, आपस में कांटेक्ट में आती हैं, तो उनके जो सरफेस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और मान लीजिए उन सभी की एक रिजल्टेंट फोर्स आई, उसी रिजल्टेंट फोर्स को बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम उस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलते हैं हम फ्रिक्शन, जो कि अलग से हम पढ़ेंगे, और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए पहली एक फोर्स जो हम पढ़ने वाले हैं एनएलएम में वो है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है उसके बारे में आप ध्यान से लिखिए। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कब लगती है? when two bodies are in contact with each other। कैसे लगती है? डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक एक चीज को सुनिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाएगा? ऊपर की तरफ।
एक्शन रिएक्शन, ये ऑब्जेक्ट भी इस ग्राउंड पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इट इज एन कॉन्टेक्ट फोर्स, it is exerted by the surfaces and its direction is perpendicular to the surface। और ध्यान रखना it is a pushing force, push करना है किसी चीज को। मान लो मैं कहूं what is the direction of normal reaction exerted by the surface on the block, मतलब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि ये surface इस ब्लॉक को कैसे पुश करेगी ऊपर की तरफ। पुश तो ऐसे ही करते हैं, धक्का मारना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बहुत जबरदस्त लाइन है, इसको जस्ट लिख लो। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा एक बहुत ही सुंदर सी एप्लीकेशन के साथ मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। क्लियर एकदम। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? मेन पॉइंट्स। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? इट इज एन कॉन्टैक्ट फोर्स। कब लगती है? व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? इट इज एन पुशिंग फोर्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वी विल डिस्क्राइब इट ऑल्सो। क्लियर एकदम? क्या पॉइंट एकदम क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन के बहुत सारे केसेस देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लो बहुत तरीके की सिचुएशन हम देखते हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक पर ब्लॉक रख देते हैं हम। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन कहाँ कहाँ लग रही होगी वो हम जानते हैं। लेट्स से ब्लॉक 1 M1, ब्लॉक M2। चलिए अगर मैं आपसे कहूं कि M1 पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन दिखाइए, तो देखिए हमेशा क्या किया करो, M1 को अलग से बना लिया ऐसे। अब देखो ग्राउंड M1 पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा रहा होगा? ऊपर की तरफ, लेट्स से N1। ये M2 M1 पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा रहा होगा? नीचे की तरफ, लेट्स से N2। मतलब कि M1 पर, अब M1 को मैं पॉइंट से दिखा देता हूं। M1 पर दो नॉर्मल रिएक्शंस काम कर रही हैं। N1 ऊपर की तरफ, N1 क्या है? नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन M1। और N2 नीचे की तरफ, N2 कौन सी नॉर्मल रिएक्शन है? नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द अपर ब्लॉक। क्लियर एकदम? और देखते हैं मान लीजिए इस तरीके से दो सरफेसेस हैं और एक गोला रखा हुआ है। क्लियर है? वो पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन। ध्यान रखना नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। जहां जहां कॉन्टेक्ट हो रहा है वहां वहां आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है। और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए कभी कभार देखिए यहां पर तो क्या है? दो सरफेसेस आपको दिख गए। यहां पर देखिए क्या दिख रहा है? एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये रहा, जस्ट एक पॉइंट है, और एक सरफेस है। हमेशा ड्रॉ द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और देखते हैं मान लीजिए द सिचुएशन विल बी लाइक दिस। ये दो सरफेसेस हैं और यहाँ पर एक रॉड ऐसे रखी हुई है। दिस इज वन रॉड। तो देखिए यहाँ पर कांटेक्ट हुआ ना, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय दिस वॉल ऑन दिस रॉड? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय दिस फ्लोर ऑन दिस रॉड? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सिंपली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, और रॉड इस बार ऐसे रखी हुई है। क्लियर एकदम? What is the direction of normal reaction exerted by the floor on this rod perpendicular to the surface? What is the direction of normal reaction exerted by this point on this rod जिसकी surface ये हो गई perpendicular to the surface? बस ध्यान रखिए perpendicular to the surface। तो क्या आपको नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करनी आ रही है? क्या आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखानी आ रही है? और भी हम एग्जांपल लेंगे, टेंशन ना लीजिए। और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके की सिचुएशन लाइक दिस। ये एक बकेट, उसमें मान लीजिए दो बॉल ऐसे रखी हुई हैं लाइक दिस, एक बिगर वन, एक स्मॉलर वन। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। चलिए ये वाली फ्लोर, इस पर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
ये वाली बॉल इस पर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये वाला गोला इस पर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पर हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर एकदम। चलिए अब इस पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शंस, पहली यहां पर लेट्स से n1 डैश, दूसरी यही लगाएगा एक्शन रिएक्शन n3। क्लियर हो पा रहा है क्या आप नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन बना पा रहे हैं क्या? इसको आप नोट करिए और देखेंगे हम। चलिए और प्रॉब्लम हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। ड्रॉ द नॉर्मल रिएक्शंस एक्सर्टेड ऑन दिस स्फीयर। देखिए सिस्टम सराउंडिंग का आपको ध्यान रखना है। ऑन दिस स्फीयर दैट मीन्स हमें सिर्फ वो फोर्सेस देखनी है, इस पर लगने वाली फोर्सेस। फिलहाल इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक ही फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। नॉर्मल रिएक्शन which is a pushing force, normal reaction is a pushing force, its direction is perpendicular to the surface, its direction is perpendicular to the surface। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। चलिए तो ये वाली सरफेस इसको कैसे पुश कर रही होगी, इधर की तरफ n1, ये वाली सरफेस इसको किधर की तरफ पुश कर रही होगी n2। बाय सिमेट्रिसिटी हम कह सकते हैं कि n1 n2 मतलब गोले पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शंस हमेशा कहां से पास करेंगी, सेंटर से। क्लियर एकदम। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड इस पर कैसे फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन n1 इधर की तरफ, लेट्स से सेंटर इज हियर, और ये रॉड इस पर रखी हुई है, ये सरफेस इस पर फोर्स कैसे लगाएगी, n2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। यहाँ पर देखते हैं ये दो ऐसे समझ लीजिए ये तरीके से दीवार टाइप्स है। क्लियर एकदम। और बीच में ऐसे गोला रखा हुआ है। क्लियर है। तो देखिए ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगाएगा, लेट्स से n1। क्लियर एकदम। और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा टुवर्ड्स द सेंटर विच इज n2, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस देखना। और सरफेस मैंने यहाँ पर कैसे ड्रॉ कर दिया, जस्ट एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। यहाँ सरफेस नहीं बन रही थी, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे हम कर सकते हैं। क्लियर एकदम। अब देखिए ये वेज इस पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाएगा, लाइक दिस, सिंपल है एकदम n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। इन दोनों के बीच में और इन पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आए तो देखिए m1 m2 को अलग अलग करके पढ़ लो ऐसे। लेट्स से दिस इज m1 और लेट्स से दिस इज m2। क्लियर एकदम। ये अपना ग्राउंड हो गया, मैंने बिल्कुल अलग अलग कर दिया इनको। चलिए ग्राउंड m1 पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगा रहा होगा, लेट्स से n1। ये m2 इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे पुश करना है बस आपको। ये m2 इसको पुश इधर कर रहा होगा, लेट्स से n3। इस पर हम देखें एक्शन रिएक्शन, अगर ये इसको इधर पुश कर रहा है तो ये इसको इधर पुश कर रहा होगा n3, और ये इस पर फोर्स इधर की तरफ लगा रहा होगा, लेट्स से n4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने करा दी है। अब नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन एकदम क्लियर है। अब आप नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन बना सकते हो। क्लियर है। बस दो ही चीजों का ध्यान रखना है, पुशिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर एकदम। और जिस पर नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है उस पर लगने वाली फोर्सेस, उसकी सरफेस पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगने वाली फोर्सेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। चलिए भाई, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्लियर हो गई। और हम बेसिक सी सिंपल सी बातें करते हैं इसमें। लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। मान लीजिए ये एक सरफेस है लाइक दिस। क्लियर है। और इस पर एक बुक रखी हुई है, लेट्स से इसका मास है m। क्लियर है। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि बताओ इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है मास पर, मतलब हमारा सिस्टम ये हो गया। अब देखिए एक तो कॉमन फोर्स जो एक्ट कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि धरती माता लगा रही है, वो तो लगाएंगी ही, धरती माता लगा रही है mg। क्लियर है। और ये सरफेस इस पर फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन आया कि नॉर्मल रिएक्शन और mg आर एक्शन रिएक्शन पेयर और नॉट। दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड mg इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर और नॉट। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए टेबल है, ये टेबल है और ऐसे सरफेस पर रखी हुई है अर्थ पर, लाइक दिस। क्लियर है ना। ये टेबल है इस तरीके से रखी हुई है। क्लियर है। क्वेश्चन ये है n और mg आर एक्शन रिएक्शन पेयर। मोस्ट ऑफ द बच्चे यही आंसर देते हैं कि यस n and mg इज एक्शन रिएक्शन पेयर। रॉन्ग। n and mg इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। n and mg इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। पहली बात तो n और mg एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं।
एक्शन रिएक्शन पेयर वो होता है, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन बट दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब यहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है भाई, तो डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से अर्थ है, ये सरफेस लाइक दिस ऐसे बना लिया मैंने, ये टेबल इस पे मैं रख देता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, क्लियर एकदम, जिसका मास m है। अब ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है mg से, तो ये भी एक्शन रिएक्शन अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा mg से, सो दे आर एक्शन रिएक्शन। इस टेबल ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाई ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो इस ऑब्जेक्ट ने भी इस टेबल पर नीचे की तरफ फोर्स लगाई n, सो दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। एंड mg इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज साइमल्टेनियसली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। और बेसिक बेसिक बातें करते हैं। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सटर्नल और mg और n एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स हो तो ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्योंकि आपको मालूम है न्यूटन सेकंड लॉ, एफ एक्सटर्नल बराबर m इंटू ए, और मैं इसको तीनों एक्सिस में लिख सकता हूं। फिलहाल ये y एक्सिस के अराउंड है तो मैं सिंपली लिख सकता हूं एफ वाई बराबर m इंटू ए वाई, क्योंकि ए वाई इज जीरो, देयर इज नो मूवमेंट, ऑब्जेक्ट जो है टेबल पे रखा हुआ है, बुक जो है टेबल पे रखी हुई है, तो हम बोल सकते हैं ए वाई इज जीरो, दैट मीन्स आई कैन से कि एफ वाई इज जीरो। इसको समझो, व्हाट इज एफ वाई जीरो। एफ वाई जीरो का क्या मतलब है, एफ वाई जीरो का क्या मतलब है, मैंने क्या बोला था, हेयर एफ एक्सटर्नल इज व्हाट, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो एफ वाई क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या हो गया, मान लो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, सो नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना हो गया, n माइनस mg, और वो कितना आया, जीरो, तो हमने बोल दिया n बराबर mg। बहुत जबरदस्त चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बहुत जबरदस्त चीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, n बराबर mg, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट दैट्स व्हाई n बराबर mg। दो अलग अलग बातें हैं, कंफ्यूज मत होना। हो सकता है मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूं, लेकिन जब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि n बराबर mg दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, या फिर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट दैट्स व्हाई n बराबर mg। दोनों अलग अलग है, एक ही बात नहीं है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दैट्स व्हाई मैंने कहा, दैट्स व्हाई मैंने बोला नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, ए वाई इज जीरो एंड n बराबर mg। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? If net external force acting along y-axis, किसी भी एक्सिस के along is zero, that doesn't mean कि acceleration is zero. It might be moving with uniform motion. That's why Newton's first law में मैंने बोला था object will be at rest और uniform motion. Motion नहीं बोला था। एक एक वर्ड को समझो, अब पिक्चर को क्रिएट करने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। यहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसलिए मैं बोल सकता हूं हर एक्सिस के अलोंग लगने वाली नेट फोर्सेस का सम वेक्टर सम क्या होगा, जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए और बेसिक बातों पर हम चर्चा करते हैं। चलिए भाई, नॉर्मल रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ी है, डिटेल एनालिसिस कर लिया, और बाकी जैसे जैसे हम एप्लीकेशन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली अभी मेरा मोटिव था कि आपको डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए नॉर्मल रिएक्शन की, क्लियर एकदम। नाउ वी विल स्टडी वन मोर फोर्स विच इज नोन एज टेंशन। ये वाली टेंशन है, कुछ और दो ही फोर्सेस हमें डिटेल में भी पढ़नी है फिलहाल, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। बहुत सारी एप्लीकेशंस करेंगे, देन वी विल स्विच टू फ्रिक्शन। क्लियर एकदम। नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पर ड्रॉ करके मैंने दिखाए और सभी पर आपने नॉर्मल रिएक्शन अच्छे से समझ ली। अब हम बात करते हैं टेंशन की। टेंशन क्या है, एक स्ट्रिंग ले दो, मान लो आपने देखा होगा स्ट्रिंग मतलब रस्सी। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है और मैंने इसको यहाँ से लटका दिया, क्लियर है। अब मान लो स्ट्रिंग को मैं खींचने लग जाऊं, स्ट्रेच करने लग जाऊं,
तो स्ट्रिंग के अंदर के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करने लगेंगे। तो पहली बात तो टेंशन इज नथिंग, टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज जनरेटेड इन द स्ट्रिंग। कब कब ऐसे नहीं कि हर टाइम टेंशन है रस्सी में, नहीं। कब टेंशन आती है रस्सी में? व्हेन यू आर ट्राई टू स्ट्रेच इट और यू आर कनेक्टेड विद अ मास, विद एन ऑब्जेक्ट, विद एन वेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जब भी आप किसी रस्सी को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंटरेक्ट करते हैं और एक तनाव क्रिएट करते हैं, उसी को बोलते हैं टेंशन फोर्स। उसी को क्या बोलते हैं? टेंशन। ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन इज अ पुशिंग फोर्स व्हाइल टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग, टेंशन पुलिंग, नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग और टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स पर दिखाई जाती है। सुनना जरा, टेंशन की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स पर दिखाई जाती है। और डायरेक्शन कैसे निकलेगी अभी मैं आपको बताता हूं। मान लो मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट लगा दूं जिसका मास है m। क्लियर है एकदम? मान लो मैं यहां से इस रस्सी को कट कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ। क्लियर एकदम? अभी फिलहाल ये नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा, मतलब कि इसके वेट को किसी ने तो बैलेंस कर रखा है। किसने बैलेंस कर रखा है? रस्सी ने। वेट नीचे लग रहा है तो रस्सी इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स किधर लगा रही होगी? ऊपर। अरे वही फोर्स तो क्या कहलाती है? टेंशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो ये चमत्कारी रस्सी ले लो और इस पर हाथी लटका दो। और चमत्कारी क्यों? ये कहीं बीच में से नहीं टूटेगी। अब इस पे हाथी लटका दो तो क्या होगा यार? क्या होगा? ये सीलिंग उखड़ करके नीचे आ जाएगी। दैट मींस ये वाला एंड सीलिंग पर टेंशन फोर्स कैसे लगा रहा था? इधर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। हम टेंशन को सिर्फ एंड पॉइंट पर दिखाते हैं। अब देखो, पुल करना है आपको, पुल करना है। ये रस्सी इस ऑब्जेक्ट को पुल ऐसे कर रही है, ये रस्सी सीलिंग को पुल ऐसे कर रही है। पुल करना है, खींचना है। या फिर टेंशन इज ऑलवेज ट्राई टू कंप्रेस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमेशा अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगेगी और इस तरीके से लगेगी कि हमेशा वो रस्सी की लेंथ को कंप्रेस करने की कोशिश करे, स्ट्रेच नहीं। स्ट्रेच तो आप करते हो एक्सटर्नली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? टेंशन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। कहां पर दर्शाई जाती है टेंशन? एट द एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के एंड पॉइंट पर दिखाई जाती है। अब ध्यान रखना, दो तरीके की स्ट्रिंग लेंगे, मासलेस और मासिव। फिलहाल कुछ ना दिया गया हो तो मासलेस स्ट्रिंग मानेंगे। मास है अगर स्ट्रिंग का तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। 99% केसेस में मासलेस स्ट्रिंग होगी। मासलेस स्ट्रिंग का क्या मतलब है? कि मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल मास या एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर एकदम? उसका ये मतलब है सिंपली कि स्ट्रिंग के हर एंड पर टेंशन क्या होगी? सेम। मतलब अगर यहाँ पर टेंशन T है तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगी? T। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल एक्शन इज अ पुशिंग फोर्स, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। नॉर्मल एक्शन कहां दिखाई जाती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और टेंशन एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट ऑलवेज ट्राई टू कंप्रेस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? एक दो सिंपल से अरेंजमेंट हम करते हैं। ये पुली आपने देखा होगा, पुली आप जानते ही होंगे, एक गोल गोल उसके ऊपर से रस्सी लटका देती है और उसको सामान को लिफ्ट वगैरह करने में हेल्प मिलती है। क्लियर है? मान लीजिए एक पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस मतलब कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर है? और यहाँ पर मैं दो मास कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस। Let's say this is M1, this is M2. What is the direction of tension? देखिए, tension always try to stretch the length or pull. यहाँ पर tension की direction upward like this. यहाँ पर tension की direction downward like this. यहाँ पर tension की direction downward like this. यहाँ पर tension की direction upward like this. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और हम देखते हैं, और केसेस हम देखते हैं। मान लीजिए इस तरीके से एक पुली यहाँ पर कनेक्ट कर दी और एक स्ट्रिंग से इस तरीके से मैं दो मास कनेक्ट कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज M1, दिस इज M2। तो यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन लाइक दिस, ट्राई टू स्ट्रेच पुल। यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन लाइक दिस, यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन लाइक दिस, यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को टेंशन की डायरेक्शन क्लियर हो रही है? और देख लेते हैं और सिंपल से अरेंजमेंट।
मान लीजिए इस तरीके का एक अरेंजमेंट है, इट विल बी लाइक दिस इज M1, लेट्स से दिस इज M2, अनदर स्ट्रिंग, लेट्स से दिस इज M3। देखिए यहाँ पर टेंशन लेट्स से T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन तो मैंने बता दी, बट नाउ इट इज नॉट T, इट इज लेट्स से T डैश। क्यों? इस बार स्ट्रिंग अलग कर दी आपने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी तो टेंशन चेंज ही होगी। क्लियर एकदम? सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, कंडीशन अप्लाई, मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहां फ्रिक्शन होगी तो इस लेंथ में और इस लेंथ में टेंशन अलग अलग हो जाएगी और वही अलग अलग टेंशन इस पुली को रोटेट कर देंगी। वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी चिंता आप ना करो। क्लियर है एकदम? क्या टेंशन की डायरेक्शन क्लियर है? इसको आप नोट करिए जरा। नाउ अब हम पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, FBD बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने दो तरीके की फोर्सेस के बारे में तो पढ़ लिया है, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। क्लियर है? अब हमें इन्हीं की बहुत तमाम तरीके की एप्लीकेशंस पढ़नी है। उससे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी एक ऑब्जेक्ट का बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर इसका मास है M। सबसे पहले आप ये बताइए कि हमें मान लो स्टडी करनी है इस ब्लॉक की। क्लियर एकदम? इस ब्लॉक की हमें स्टडी करनी है, तो इस ब्लॉक पर लगने वाली सारी फोर्सेस आप ड्रॉ कर दीजिए। और वो फोर्सेस कौन सी होंगी? देखिए ये तो यूनिवर्सल है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है तो ग्राउंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा ऊपर की तरफ। अब फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं और उस पॉइंट पर जो है फोर्सेस को दिखा देते हैं ताकि हमें स्टडी करना इजी हो जाए। और ध्यान रखना, न्यूटन साहब का जो लॉ है, सेकंड लॉ, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसका मैं आंसर दूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट होता है, इन शॉर्ट बता दूं, जहां पर द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। दैट्स व्हाई देखिए मैंने mg बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से ड्रॉ किया है, मैंने mg यहां नहीं ड्रॉ किया। क्लियर एकदम? बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, कहां पर बहुत डिटेल में कहां पर पढ़ेंगे हम? बहुत डिटेल में हम कहां पर पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट में। क्लियर एकदम? फिलहाल फ्री बॉडी डायग्राम आप समझिए। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या है, जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको स्टडी करनी है, मतलब आपका सिस्टम, उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस दिखाओ और उस ऑब्जेक्ट को, सिस्टम को पॉइंट से रिप्लेस कर दो और इस तरीके से फोर्सेस ड्रॉ कर दो। क्लियर एकदम? अब मान लो इसमें, मान लीजिए इसी सेम प्रॉब्लम में लाइक दिस एक फोर्स में ऐसे लगा रहा होता F। क्लियर एकदम? वाया सम एंगल थीटा फ्रॉम हियर। क्लियर है? इसका FBD बनाना है तो पहले फोर्सेस बनाओ। देखो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से मैंने रिप्लेस किया, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, एंड दिस फोर्स, लेट्स से दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस फोर्स इज एक्टिंग हियर F एंड दिस एंगल इज थीटा। क्लियर एकदम? और इस फोर्स को आप एनी टाइम रिजॉल्व कर सकते हो, वो बात की चीज है जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। क्लियर एकदम? और प्रॉब्लम हम देखते हैं। लेट्स से लाइक दिस, अभी नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन हमने क्लियर करी थी। एक सरफेस पे गोला रखा हुआ है और यहाँ पर एक रॉड यहाँ से पास हो रही है लाइक दिस। क्लियर है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम मुझको बनाना है। सबसे पहले तो इस पर लगने वाली फोर्सेस ड्रॉ करिए। देखिए mg डाउनवर्ड, फ्रॉम हेयर नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, लेट्स से n1, फ्रॉम हेयर नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक दिस, लेट्स से n2। अब क्या करेंगे, इसको मैंने एक पॉइंट से रिप्लेस किया, mg किधर लग रहा है डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन एक इधर लग रही है अपवर्ड, और n2 किधर लग रहा है लाइक दिस, n2 विल बी लाइक दिस। क्लियर एकदम? कैलकुलेशन का पार्ट बाद में, फिलहाल फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। क्लियर एकदम? ये थीटा लेकर के हम रिजॉल्व वगैरह कर सकते हैं। और हम देखते हैं और हम बेसिक पॉइंट देखते हैं। लेट्स से ये वाली प्रॉब्लम लाइक दिस, इस तरीके से, और गोला यहाँ पर रखा हुआ है, स्फेयर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखिए वेट नीचे लग रहा होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर m1, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर n2। सो देखिए पॉइंट से रिप्लेस किया, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ये वाली n2,
और नॉर्मल रिएक्शन ये वाली N1। वी कैन सॉल्व इट इजीली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? क्या आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ रहा है? ब्लॉक बाय ब्लॉक प्रॉब्लम कर लेते हैं। लेट्स से एक सरफेस है, क्लियर एकदम। एक बड़ा ब्लॉक यहाँ पर लगा हुआ है M1, एक स्मॉलर ब्लॉक यहाँ पर लगा हुआ है M2, क्लियर है। मान लो M1 का मान लो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखिए वेट इधर लग रहा होगा M1G, क्लियर है। ये सरफेस इस पर फोर्स लगा रही होगी लेट्स से N1, ये स्मॉलर ब्लॉक इस पर फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ N2, क्लियर है। सो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, M1G नीचे, क्लियर है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर N1 और ये वाली नॉर्मल रिएक्शन नीचे लेट्स से N2। सो दिस इज द एफबीडी ऑफ M1। M2 का एफबीडी बनाना है तो वेट नीचे लग रहा होगा डाउनवर्ड M2G, क्लियर है एकदम। ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, सो क्या हो जाएगा M2G डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम एफबीडी, इसको आप नोट करिए। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, उनके फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। चलिए मान लीजिए एक बीड है, एक स्मॉल स्टोन टाइप्स, और उसको दो अलग अलग रस्सियों से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, क्लियर है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले फोर्सेस बनाइए। Mg तो नीचे लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T2, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा? Mg डाउनवर्ड, T2 हेयर एंड हेयर इट इज T1। वी विल सॉल्व इट, उसकी टेंशन मत लीजिए, वो तो हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। देखिए किस किस का बन सकता है। अगर मान लीजिए इसका बनाऊंगा तो मैं M1G नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर, लेट्स से N1, तो क्या हो जाएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम? M1G डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए M2G नीचे, क्लियर है, और टेंशन ऊपर, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? M2G डाउनवर्ड एंड टेंशन अपवर्ड, क्लियर एकदम। यहाँ पर oh sorry by mistake, यहाँ पर tension is also there T, so here one more force T, I just forgot it, clear है ना। चलिए यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर टेंशन ऐसे भी लग रही होगी, यहाँ पर टेंशन ऐसे भी लग रही होगी, क्लियर है एकदम। अब मान लो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कोई पूछे तो, अब देखिए जो यहाँ पर इससे कनेक्टेड है, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा होगा, क्लियर है एकदम। लेट्स से दिस इज N, सो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? T1 हेयर, sorry T here and this T here and this normal reaction is like this। so इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना दिया। लेकिन हमें प्रॉब्लम है हर किसी का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना। मान लीजिए मुझे स्टडी करनी है M1 की, तो मुझे सिर्फ M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्लियर है। आगे जाके जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करेंगे मैं और चीजें इसमें आपको बताऊंगा कि किस एक्सिस के अलाउंग फोर्स दिखानी चाहिए और किसके अलाउंग नहीं दिखानी चाहिए, क्लियर एकदम। फिलहाल अभी तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। चलिए इसका वेट कितना लग रहा होगा? इस रॉड का वेट डाउनवर्ड Mg, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हेयर N1, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हेयर N2, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम विल बी लाइक दिस। Mg हेयर, N1 हेयर लाइक दिस, N1 is here and N2 is here, it will be like this। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर इसका वेट कितना लग रहा होगा? डाउनवर्ड Mg, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N1 हेयर, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N2 हेयर, सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम विल बी लाइक दिस। वेट डाउनवर्ड N1 like this and N2 will be like this। यहाँ पर बात करें तो वेट कितना लग रहा होगा? डाउनवर्ड Mg, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ N, यहाँ पर टेंशन इधर की तरफ T, सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम वेट नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ एंड टेंशन एक पर्टिकुलर एंगल पर। सॉल्व करने की टेंशन मत लीजिए, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। यहाँ पर चलते हैं, ये गोला है, दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में फंसा हुआ है। तो देखिए Mg नीचे डाउनवर्ड, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N1, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N2, सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम Mg नीचे लाइक दिस, N1 विल बी लाइक दिस एंड इट शुड बी N2 विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दैट मीन्स नाउ आई थिंक फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। यहाँ पर आज हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए, फोर्स के बारे में जान लिया, टाइप्स ऑफ फोर्सेस जान ली, इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम सराउंडिंग जान लिया, न्यूटन्स आपके तीनों सिद्धांत हमने पढ़ लिए, उनके एग्जाम्पल देख लिए। उसके बाद दो फोर्सेस के बारे में हमने जाना इंपॉर्टेंटली, टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। डायरेक्शन हमने क्लियर कर ली सभी की, कैसे डायरेक्शन बनाई जाएगी। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हमने
सीख लिया. Now in the next lecture we will study only and only numericals applications, especially applications of Newton's second law, which is F external बराबर m into a vector, and F external यहाँ पर क्या होता है, the vector sum of all the external forces. उनको हम अलग अलग एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व भी कर सकते हैं. और आप देख रहे हो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के पीछे मोटो यही रहा होगा मेरा. अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, किन्हीं फोर्सेस को मैं रिजॉल्व करूंगा, एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल सी n number of applications. Thank you for now.